नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और ये प्रश्न है कि क्या नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राहुल गांधी देश को बेचकर खा गए होते। राहुल गांधी से मतलब राहुल गांधी की विचारधारा का मतलब है, कोई इंडिविजुअल मतलब नहीं है। और ये प्रश्न आज क्यों उठा है, आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कांग्रेस की गारंटियों की पोल खोल दी है। आज कांग्रेस कुछ भी कह ले, भले तर्क गढ़ ले, लेकिन कांग्रेस की गारंटियां, राहुल गांधी का खटाखट मॉडल फेल हो रहा है। ये बात एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर ली है। और आज जब मैं उसके रेफरेंस में ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राहुल गांधी देश को बेचकर खा गए होते, तो इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूं। सितंबर 2012, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त भारत आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। लगातार डबल डिजिट की महंगाई थी, तमाम तरह से हाहाकार मचा हुआ था, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले थे, कोयला 2G जैसे मामले थे। और इसी बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एकाएक बेतहाशा वृद्धि की थी डीजल की कीमतों में। और वो डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का पॉलिटिकल रिपरकशन भी हुआ था कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को मनमोहन सरकार से हटा लिया था, एक तरह से समर्थन वापस कर लिया था। लेकिन मनमोहन सरकार ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बेतहाशा वृद्धि, एक बार में इतनी बड़ी वृद्धि डीजल की कीमतों में कभी पहले नहीं हुई थी, उसको डिफेंड करने के लिए मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। और सितंबर 2012 के राष्ट्र के नाम संबोधन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। शब्दों पर गौर कीजिएगा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। और उन्होंने आगे कहा कि यदि हम कड़े कदम नहीं उठाते तो वित्तीय घाटा, सरकारी खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता, निवेशकों का भारत में विश्वास घट जाता और वे कतराने लगते, ब्याज की दरें बढ़ जाती, बेरोजगारी बढ़ जाती। ये मनमोहन सिंह के शब्द थे फरवरी 2012 में। इसके बाद उन्होंने ये भी रैशनल दिया था कि कैसे जो पेट्रोलियम उत्पाद है उस पर सरकार का सब्सिडी बिल 1,40,000 करोड़ रुपए हो गया है, और अगर कदम नहीं उठाते तो ये 2 लाख करोड़ तक ये बिल पहुंच जाता। और उस संबोधन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 की आर्थिक समस्या का, आर्थिक संकट का जिक्र किया था और कहा था कि विदेशी निवेशक हमें कर्जा देने को तैयार नहीं थे, जिस तरह 1991 में वो स्थिति वापस 2012 में हो जाती। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ये सब कह रहे थे, तब उनकी सरकार कर क्या रही थी, इसका भी एक उदाहरण हमारे सामने है। उसी सितंबर 2012 में आरटीआई से एक जानकारी सामने आई। आरटीआई से जानकारी क्या सामने आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी दूसरी सरकार की सालगिरह पर प्रधानमंत्री के तौर पर एक दावत दिया, और उस दावत में 375 मेहमानों के लिए 29 लाख रुपए खर्च किए गए। एक थाली 7,721 रुपए की परोसी गई। तो इस तरह से कथनी और करनी, जनता पर बोझ लेकिन स्वयं के लिए लैविश लाइफ, ये मनमोहन सिंह की सरकार का
उदाहरण था। और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सरकार की इन्हीं कमियों, इन्हीं खामियों पर अपनी पॉलिटिकल थीम को चुना, नैरेटिव को चुना, और वो जनता के बीच एक स्वीकार्य चेहरा हो गए। और जब फरवरी 2014 में जब चुनाव प्रचार अपने पीक पर था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, उस वक्त आर्थिक विषयों पर टीका टिप्पणियां हो रही थी। और उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी के आर्थिक समझ को उसका उपहास किया था। और उपहास करते हुए क्या कहा था कि उनकी आर्थिक समझ जो है वो पोस्टेज स्टैम्प पर जो है वो लिखने लायक है, बस। इससे ज्यादा उनकी उनकी आर्थिक समझ नहीं है। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी पहचान थी। पी चिदम्बरम भी एक आर्थिक जानकार के तौर पर उनकी पहचान थी, और ये दोनों हार्वर्ड से पढ़े हुए थे। तब फरवरी 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही मशहूर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हार्ड वर्क से अर्थव्यवस्था चलती है, न कि हार्वर्ड से। चिदम्बरम ने इसका जवाब दिया कि हार्वर्ड ने उनको हार्ड वर्क करना सिखाया है, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई जो है आंकड़े बता रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार के समय के आंकड़े बता रहे थे। 2004 में जब वाजपेयी ने मनमोहन सिंह को देश की सत्ता सौंपी थी, तब देश की जीडीपी 8% से अधिक ग्रो कर रही थी। और जब 2012-13 में जो उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार के आंकड़े थे, जीडीपी ग्रोथ 4.5% था। तो इस तरह से ये परिस्थितियां थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी ने उनके उनके मोदीनोमिक्स को लेकर के बहुत कुछ कहा गया, डीमोनेटाइजेशन पर सवाल उठाया गया, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में भारत की जो रैंकिंग थी अर्थव्यवस्था में, भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, उसको 5वें पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया। और जब वो 5वें पायदान पर ला करके खड़ा किया, जबकि इस बीच कोरोना जैसी गंभीर समस्या आई और दुनिया में युद्ध की स्थिति आई, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अपनी आर्थिक जो उनका जो आर्थिक विजन था, उस पर वो आगे बढ़ते हुए और लगातार भरोसा रखते हुए और देश को आगे बढ़ा रहे थे, और वो 5वें पायदान पे भारत को ला सकने में कामयाब हुए। और इसके बाद 2023 से नरेंद्र मोदी एक बड़ी बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। और 2027 या 2028 तक ये अनुमान भी है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के पहले 2023 से ही जब ये कहने लगे कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, तो कांग्रेस के एक थिंक टैंक है, राहुल गांधी के गुरु आप कह लीजिए, जयराम रमेश का एक फेमस बयान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थमेटिक इनविटेबिलिटी है, मतलब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये अंक गणितीय तौर पर एक तरीके से प्रूवन फैक्ट है। जयराम रमेश के शब्द थे, टिपिकल ऑफ मिस्टर मोदी टू गिव हिज पर्सनल गारंटी ऑन एन अरिथमेटिक इनविटेबिलिटी। India's emergence as the world's third largest economy in this decade has been predicted for quite some time now,
and it is guaranteed whichever dispensation forms the next government। ये बात जुलाई 2023 में जयराम रमेश कह रहे हैं। और जयराम रमेश कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आ जाए, भारत का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाना एक सच्चाई है, जिसको एक गणितीय सच्चाई है जो कि हो करके रहेगी। लेकिन लेकिन ये जो बात जयराम रमेश ने कही थी वो केवल और केवल एक डींग हाँकना था, सच्चाई नहीं थी। अगर वाकई में कोई भी सत्ता में आ जाए और अर्थव्यवस्था अपने आप अपने गति से बढ़ती है, तो फिर भारत जो है वो पिछले 10 साल में ही 5 पायदान पर इतनी तेजी से जंप कैसे कर गया। आपको पता है, एक सच्चाई में बता दूं, 1950 में जब भारत नया नया आजाद हुआ था, भारत का संविधान जो है लागू हुआ था, उस 1950 में भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। जी जी, 6ठी अर्थव्यवस्था 1950 में हुआ करता था और 1991 आते आते भारत 12वीं पोजीशन पर पहुंच गया। आप समझ रहे हैं, 1950 में जब भारत आजाद हुआ, करीब 1000 वर्षों की गुलामी के बाद, तब भारत दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था होता है। लेकिन 1991 नेहरू, इंदिरा, राजीव, इनके शासनकाल में भारत स्लिप कर गया। किस पोजीशन पर? 1991 में 12वीं पोजीशन पर। और 1991 में क्या हुआ? आर्थिक जो भारत में उदारीकरण का दौर आया 1991 में, उसका क्रेडिट लोग मनमोहन सिंह को दे देते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्रेडिट अगर सरकार के तौर पर किसी को जाना चाहिए तो उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जाना चाहिए। और सच्चाई तो ये थी कि उस वक्त की परिस्थितियां ही ऐसी थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। आईएमएफ ने शर्त रख दी थी, वर्ल्ड बैंक ने शर्त रख दी थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्त के बाद भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा था लिबरलाइजेशन के दौर में आने को लेकर के। और इसके बाद क्या हुआ? 1991 में 12वीं पोजीशन से 2014 तक भारत सिर्फ 2 रैंक आगे बढ़ पाया। सिर्फ 2 रैंक आगे बढ़ पाया 1991 से 2014 तक। यानी हम 12वीं से 10वीं पोजीशन पर आ सके। क्या ये सिर्फ लक के तौर पर होता है? क्या ये अर्थमेटिक इनिविटेबिलिटी है कि कोई भी सरकार में रहे, कोई भी देश का प्रधानमंत्री रहे, कैसा भी डिस्पेंसेशन हो, कैसी भी आर्थिक योजना हो, कैसी भी आर्थिक समझ हो, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे? सच्चाई ये नहीं होती है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप लोग हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन करके और समझ करके कि भारत जो है उसमें जो पर कैपिटा इनकम थी, यानी कि भारत के एक व्यक्ति की औसत आय, वो सब सहारियन अफ्रीकन नेशन से भी उन देशों के लोगों की पर कैपिटा इनकम से कम थी। कब तक? 2016 तक। जबकि सब सहारन अफ्रीका जो है वो किस तरह की परिस्थितियों से, भूखमरी से, कंगाली से, युद्ध से जूझता रहा, भारत में उससे बेहतर भू राजनीतिक स्थितियां नहीं। इसके बावजूद भारत की प्रति व्यक्ति आय सब सहारन अफ्रीका के देशों से कमतर रही। क्यों रही? क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री था ना। जब नरेंद्र मोदी ने स्थितियों को अपने हाथ में लिया, जब नरेंद्र मोदी मोदीनॉमिक्स काम करने लगी, बीच में ऐसा नहीं है कि और भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं आए जिन्होंने अच्छी आर्थिक योजनाएं नहीं चलाई। उदाहरण के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने फिस्कल डेफिसिट के मैनेजमेंट को लेकर के जिस तरीके से
कदम उठाया, जिस तरीके से उन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाने का महत्व समझा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक डिसीजंस थे। लेकिन एक कंप्रहेंसिव तौर पर नरेंद्र मोदी ने ही इस देश को एक हर एक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बहुत ही सस्टेन्ड तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उसी का नतीजा था कि भारत 10 से 5 पोजीशन पर आया, और अब भारत ये कह सकता है कि अगले कुछ सालों में 2-3-4 साल के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और जो ये बात कह रहे थे कि भाई अर्थमेटिक इनविटेबिलिटी है, उनको 2013 का मॉर्गन स्टैनली का वो एक रिपोर्ट नहीं याद है। उस रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने फ्रेजाइल 5 नेशंस की बात की थी। उन फ्रेजाइल 5 नेशंस में एक भारत भी था। आप कह सकते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन मॉर्गन स्टैनले ने जिन फ्रेजाइल 5 नेशंस की बात की थी, उनमें सिर्फ एक भारत को छोड़ करके बाकी जो ब्राजील, टर्की, साउथ अफ्रीका, वो 2011 की अपनी जो साइज थी इकोनॉमी की, उससे वाकई में पीछे चले गए। लेकिन भारत आगे बढ़ा। भारत 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। क्यों? क्योंकि देश को एक सक्षम आर्थिक नेतृत्व मिला। और स्थितियां क्या हो गई थी 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार चुन करके आई, तब रघुराम राजन उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे, अपॉइंटी थे मनमोहन के। उन्होंने कहा था कि भारत को 10,000 का नोट जो है वो छापना शुरू कर देना चाहिए। ये उनके सुझाव थे। वो डार्लिंग हैं आर लिबरल्स के आर्थिक मामलों पर। क्यों? क्योंकि 1,000 का नोट जो है, उस वक्त 1,000 का नोट चलता था, 1,000 का नोट जो है अपनी वैल्यू लूज कर जाएगा। ये सुझाव था रघुराम राजन का। और आज नरेंद्र मोदी के दौर में 500 का नोट भी शायद ही इस्तेमाल होता। अब तो खैर डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारी जो आर्थिक ताकत है वो बढ़ी है, और उसी आर्थिक ताकत को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जनता को तो देंगे, लेकिन जनता को देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार का खजाना हम खाली करके देंगे। देश के देश के विकास, वृद्धि, समृद्धि के लिए भी सरकार का खजाना भरा रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो खटाखट मॉडल है, उस खटाखट मॉडल के जो रिपरकशंस हैं, उसके जो बुरे नतीजे हैं, वो सामने अब आंकड़ों में दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो ओपीएस लेकर के आई, जिस तरीके से उसने पूरा अपना आर्थिक विजन जो उसने वादे किए, उस वादों के बाद आज स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के भी लाले पड़ रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बता दिया कैसे उनकी मिशन शक्ति जो है वो बंद करने की बात खुद उन्होंने की। कभी पानी की कीमत, पानी का टैक्स बढ़ाने को लेकर के बात की जा रही है, कभी दूध का के दाम, इस तरीके से मतलब बेतहाशा तौर पर। और इसीलिए मैंने जिस बात से शुरुआत की थी कि क्या नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राहुल गांधी देश को बेचकर खा गए होते। राहुल गांधी ने अभी हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई, वरना खटाखट मॉडल वहां भी लागू करने की कोशिश कर रहे थे। जलेबी की फैक्ट्री खोल रहे थे, 10,000, 20,000, 50,000 आदमी को जलेबी की फैक्ट्री में एम्प्लॉय कर रहे थे। ये तो था आर्थिक विजन। खटाखट के नाम पर फर्जी गारंटियां भर करके लोकसभा में वोट ले लिए गए। और इस तरीके से आप सोचिए, अगर देश की ओवरवेलमिंग सपोर्ट इस बहकावे में मिल जाता राहुल गांधी को कि भाई सब खटाखट 1 लाख रुपए आ जाएगा महिलाओं के खाते में,
क्या होता है इस देश का? इस देश में लोगों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। उनको उनको रेवड़ी बाँटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अ, कुछ ऐसी स्कीम है जिसमें मैं कह सकता हूँ जैसे लाडली बहना स्कीम है, उसको लेकर महाराष्ट्र में खुद नितिन गडकरी ने सवाल उठाए हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन सारे चीज़ों में एक बात तो माननी चाहिए कि अगर ये लोग राजनीतिक राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगर नरेंद्र मोदी ये छूट देते हैं कि भाई कि मुफ्त राशन और लड़की बहन योजना को अप्लाई किया जाए, तो वहीं वो जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वित्तीय राजकोषीय समझ है, उसको भी लगातार मजबूत बनाए रखते हैं और यही नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से अलग करता है। और यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्य वो नरेंद्र मोदी के वॉच में, उनकी निगरानी में बीजेपी शासित राज्य आर्थिक संकट से दो चार नहीं होता, जबकि खटाखट वाले राहुल की निगरानी वाले राज्य वहां पर आर्थिक संकट होता है। और इसीलिए मैंने जिस बात से शुरुआत की थी कि क्या भाई राहुल गांधी देश को बेचकर खा गए होते, आंकड़े परिस्थितियां तो यही बता रही कि शायद ऐसा ही हो गया होता। खैर, नरेंद्र मोदी ने चिदम्बरम को जवाब दिया था, हार्ड वर्क पेज, हार्वर्ड नहीं, ठीक है, हार्वर्ड को मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्वर्ड से जो पढ़े हैं वो किसी काबिल नहीं है, हार्वर्ड भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिस रेफरेंस में ये बात कही, वो बात ये दिखा रहा है, बता रहा है कि भारत को साउंड आर्थिक फैसलों की नीतियों की जरूरत है, ना कि खटाखट मॉडल की। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको ऐसी ही एनालिसिस भारत से जुड़ी हुई भारत से जुड़े हुए मसलों पर आपको देता रहूँगा और आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।